आप लोग बहुत सारी खबरें सुन रहे हैं जिसमें डंकी की वजह से 120 से जायद अफराद पर मुश्तमिल कश्ती उलट गई और उसमें से 2 दर्जन से जायद पाकिस्तानी हैं जो जान की बाजी हार गए। डंकी लगाना किसे कहते हैं ये बात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और साथ ही साथ ये बात भी जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पाकिस्तानियों के लिए कि गुजरात के इलाके से, गुजरांवाला के इलाके से और इसी पट्टी के इलाके के लोग डंकी लगाकर किस तरह से यूरोप पहुंचने की कोशिश करते हैं और ये कोशिश क्यों की जाती है जिस कोशिश में 99% मौत और 1% जिंदगी के चांस होते हैं। ये डंकी का पूरा अमल क्या है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ ये बात भी मैं आपको बताऊंगा क्योंकि आज तक मैंने ऐसे टॉपिक्स पर बात नहीं की, लेकिन ये बात जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐसे अवामिल हमें बहसियत मुआशरा कमज़ोर कर रहे हैं और हमें इस तमाम तर सूरत हाल को समझने की कोशिश करना होगी। एक ऐसी कश्ती जिस पर 120 से जायद अफराद सवार थे, जिनमें से 2 दर्जन से जायद अफराद हलाक हो गए हैं और वो 2 दर्जन से जायद अफराद जो हलाक हुए उनमें ज़्यादातर पाकिस्तानी हैं। दफ्तर खारजा ने बहुत सारी बातें की हैं, बहुत सारी कोशिशों की बातें की जा रही है। हलाक होने वालों की अगर तादाद के बारे में, मौजूदा तादाद के बारे में बात की जाए तो वो कमो बेश 30 से जायद अफराद ही हलाक हैं, लेकिन पाकिस्तानी जो अफराद हलाक हुए हैं वो 2 दर्जन से जायद हैं। अब सवाल ये पैदा होता है ये डंकी क्या है? क्या आप लोग इससे पहले वाकिफ थे डंकी से? क्या इससे पहले आपने ऐसी खबरें सुनी थी? क्या आप ऐसी खबरों के बारे में जानते थे? क्या इस डंकी के बारे में जानते थे? अगर नहीं जानते तो अब जान लीजिए और कोशिश कीजिए कि ऐसी कोई हरकत ना करें जिसकी वजह से आपको आइंदा आने वाले दिनों में जिंदगी से हाथ धोना पड़े। लफ्ज डंकी से शायद बहुत सारे लोग वाकिफ ना हो। पंजाब के इलाके, गुजरात, गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट और अतराफ के अजला के लोग इस लफ्ज और इसके मतलब को बखूबी जानते हैं। बलूचिस्तान, ईरान, तुर्की के रास्ते पैदल या कंटेनरों में बंद होकर यूनान जाने को डंकी कहते हैं। इसकी तल्ख हकीकत से वही लोग वाकिफ हैं जो आधे रास्ते से वापस आ जाते हैं या बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मती से यूनान पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले ये बात की है कि इस सफर में 99% मौत के चांसेस होते हैं और सिर्फ 1% बचकर वहां पहुंचने का या वापस आने का चांस होता है। पंजाब में नौजवान 9 से 10 लाख रुपए इंसानी स्मगलर्स को देकर अपनी मौत का सौदा करने का सफर शुरू करते हैं और खुद अपनी वीडियोस बनाते हैं और बताते हैं और कहते हैं कि हम ये सफर कर रहे हैं और हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना मुस्तकबिल जाकर संवारें, और उन्हें इस बात का इल्म नहीं होता कि वो अपनी जिंदगी की बाजी हारने के लिए जा रहे हैं। अब ये सफर कैसे करते हैं, इस सफर की तफसीलात जान लेते हैं। सबसे पहले इन नौजवानों को पंजाब से कराची, रहीम यार खां और सादकाबाद लाया जाता है। यहां से इनके अजियतनाक सफर की दास्तान शुरू होती है। बलूचिस्तान में दाखिले के साथ इन्हें बंद कंटेनर्स में, ट्रकों में, सामान के नीचे या बसों में इनके साइड के खानों में बंद करके पाक ईरान बॉर्डर पर पहुंचाया जाता है। बॉर्डर पर एजेंटों के कारिंदे इनकी जामे तलाशी लेते हैं और कागज नाम की एक भी चीज इनके पास नहीं रहने देते। यही लोग इन्हें बॉर्डर पार कराते हैं, जिसके बाद पैदल या छोटी गाड़ियों के जरिए ईरान से तुर्की के बॉर्डर पर इन्हें पहुंचाया जाता है। भूख प्यास तो कभी ईरानी फोर्सेस की नजर में आने पर बेशतर लोग इस सफर में मारे जाते हैं और पाक ईरान बॉर्डर पर बाज दफा फोर्सेस डायरेक्टली गोलियां मार देती हैं और ये वहीं मार दिए जाते हैं और फिर इनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता, कोई इनको पूछता नहीं है। पूछे किस तरह से, ये मर चुके होते हैं, राब्ता फिर कैसे होगा। तमाम के तमाम लोग बाज दफा मार दिए जाते हैं और जो स्मगलर्स होते हैं, जो साथ लेकर जा रहे होते हैं, उन्हें भी मार दिया जाता है। बाज दफा तो स्मगलर ऐसा सेफ प्ले करते हैं कि वो खुद नहीं जाते। तो इस बात पर भी आप हैरान होंगे कि स्मगलर्स खुद नहीं जाते, इन लोगों को भेज देते हैं बेयारो मददगार और बस अल्लाह के हवाले करके इन लोगों को भेज दिया जाता है। खुशकिस्मती से जो ईरानी फोर्सेस से बच जाते हैं वो तुर्की पहुंचकर बंद कंटेनरों के जरिए अगले बॉर्डर पर पहुंचाए जाते हैं। यहां से एक और अजियतनाक सफर शुरू होता है। बचे हुए लोगों को तुर्की के इलाके इजमीर से समंदर में छोटी कश्तियों के जरिए आगे जाना होता है। छोटी कश्तियों पर बड़ी तादाद में लोग सवार कराए जाते हैं, जिसकी वजह से अक्सर कश्तियां डूब जाती हैं। यानी अगर कैपेसिटी है 50 अफराद की, उस पर 120 अफराद को बिठा दिया जाएगा तो चांसेस हैं इस बात के कि वो ऑटोमेटिकली डूब जाएगी। और शायद बाज दफा तो इसलिए किया जाता है कि स्मगलर्स उन्हें पहुंचा नहीं पाते और इस कोशिश में होते हैं कि यही रास्ते में मार दिए जाएं, इन्हें रास्ते में मार दिया जाए। होता क्या है कि 120 अफराद को जो सवार किया जाता है, ये 120 अफराद कमो बेश 10 लाख से जायद रुपए देते हैं। पाकिस्तानी रुपयों की अगर बात की जाए, देखिए पाकिस्तान के इन इलाकों के लोग शामिल होते हैं, इंडिया और बांग्लादेश और श्रीलंका के लोग, नेपाल के लोग भी शामिल होते हैं डंकी लगाने में। क्यों? क्योंकि अपने मुस्तकबिल को बेहतर करने के लिए इस तरह का सफर करते हैं। अगर 120 लोग औसतन 10 लाख रुपए दें
तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये कितने करोड़ रुपए बनते हैं। और इतने करोड़ रुपए हासिल करने के बाद क्या ये लोग जो स्मगलर्स हैं पागल होंगे कि अगर ये वापस आए उनसे पैसों के मुतालबात करें? तो अगर ये उनको पहुंचा सकते हैं तो ये पहुंचाने की कोशिश करते हैं, नहीं तो बसूरत दीगर ये खुद उन्हें मार देते हैं। और ये तल्ख हकीकत है और इसका सद्देबाब करने की कोई भी कोशिश नहीं की जा रही। अब होता क्या है? होता यह है कि तुर्की के इलाके इजमीर से समंदर में छोटी कश्तियों के जरिए इन्हें आगे ले जाया जाता है। छोटी कश्तियों पर इन्हें सवार ज्यादा लोगों को करा दिया जाता है। अक्सर कश्तियां डूब जाती हैं और इस जगह के समंदर को इजीन के नाम से पुकारा जाता है, जहां पानी नुक्ता इंजमात से नीचे होता है। ठीक है, यानी बर्फ जिस टेम्परेचर पर जम जाती है उससे भी पानी नीचे होता है। खून जमा देने वाले पानी में अक्सर कई किलोमीटर का फासला तैरकर भी पार करना पड़ता है। अब जो इस दफा लोग बचे हैं, कमोबेश 27 लोग जो बचे हैं इस हादसे में, ये 27 लोग तैर कर पहुंचे हैं। तो आप अंदाजा लगा लीजिए किस तरह से ये तैर कर पहुंचे होंगे एक ऐसे पानी में जिसका पानी इतना ठंडा है कि वो बर्फ जमा देता है। यानी बर्फ जिस नुक्ता इंजमात पर बर्फ जमती है उससे भी ज्यादा ठंडा पानी होता है, उससे भी कम टेम्परेचर पर पानी मौजूद होता है। खून जमा देने वाले पानी में अक्सर कई किलोमीटर का फासला तैरकर भी पार करना पड़ता है और दोनों मुल्कों की फौजों में से किसी की नजर में आए तो गोलियों का निशाना भी बन सकते हैं। अगर पानी और गोली दोनों से बच गए और यूनान के किसी सरहदी कस्बे में पहुंचने में कामयाब हो गए तो आगे फिर कंटेनर या छोटी गाड़ियों में बिठाकर ऊपर सामान लोड कर दिया जाता है। अगर फिर भी जिंदगी बाकी रही तो एथेंस पहुंच जाते हैं। तो फिर आप अंदाजा लगाइए, ये डंकी का पूरा अमल है जो मैंने आपको बताया। अब इस सारे सफर में मौत का चांस, जिस तरह से मैंने पहले आपको बताया कि 99% होता है और जिंदगी का 1% होता है। गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट और इस तरह के अतराफ के दूसरे अजला से तकरीबन हर साल 5 से 7 हजार नौजवान इस रास्ते यूरोप पहुंचने की कोशिश करते हैं और चंद सौ ही यूनान तक पहुंच पाते हैं। अब आप सोचते होंगे कि इतने बड़े पैमाने पर इंसानी स्मगलिंग हो रही है तो हमारे मुतलका इदारे क्या कर रहे हैं? तो जनाब अर्ज है, इंसानी स्मगलिंग के एजेंटों का गढ़ है गुजरात की तहसील लाला मूसा में, जहां से ये सारे नेटवर्क ऑपरेट किए जा रहे हैं। जिला गुजरात का बच्चा बच्चा इन एजेंटों को जानता है, मगर FIA लाइल्म रहती है। और क्यों? वल्लाहु आलम। आप देख लीजिए कि 9-10 लाख रुपए लिए जाते हैं एक शख्स के और फिर लोगों को मौत के मुंह में धकेला जाता है। फर्ज करें ये सानहा ना होता और इस तरह से ओपन अप ना होती चीजें, तो क्या आपको डंकी का पता चलता? यकीनी तौर पर नहीं पता चलना था। और ये लोग इसी तरह से ईरान, तुर्की या यूनान के बॉर्डर पर गोलियों या भूख प्यास से मार दिए जाते, जिसका ना तो कोई वाकया रिपोर्ट होना था ना ही कुछ और होना था। इन लाशों को कफन तक मुयस्सर नहीं आता। चीलें खा जाती हैं, गिद्ध खा जाते हैं, कव्वे इनकी लाशें खा जाते हैं और वहां से वापस लाने का लाशें भी कोई चांस नहीं होता, क्योंकि इन लोगों के पास कोई शनाख्त नहीं होती। कोई शनाख्त होगी तो जाहिर है कि फिर इनको वापस किया जा सकेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतने खतरनाक सफर के लिए लोग तैयार कैसे होते हैं? तो इसके दो पहलू हैं। एक तो बेरोजगारी या रोजगार के कम मौके हैं और दूसरे के जिम्मेदार हमारे वालिदैन और मजमूई तौर पर मुआशरा है। वालिदैन जो अपनी औलाद को निकम्मे, निखट्टू या नकारा होने का ताना देकर अपने बच्चों को बदजन कर देते हैं, वो इनकी हौसला अफजाई काम काज में लगाने के बजाय मुल्क से बाहर भेजकर डॉलर्स कमाने के लालच में उन्हें बाहर भेजते हैं और फिर अजीज व कारब भी पूछते रहते हैं कि कब बाहर जा रहे हो, बाहर जाओगे या नहीं, या यहीं धक्के खाते रहोगे। इस तरह नौजवान फिर इस खुदकुशी के सफर पर मजबूर हो जाते हैं। आपको अब तक शायद पता लगा है कि 20 से ज्यादा अफराद मारे गए हैं। यहाँ पर हर साल हजारों अफराद मारे जाते हैं, हजारों माओं की गोद उजड़ जाती है, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चल पाता। हुकूमत इसलिए टैक्सेस लिया करती है कि वो मिसाली रियासत बने, इसलिए टैक्सेस नहीं लिया करती कि वो लोग जो इक्तदार में आए वो गलछरे उड़ाते फिरें। उनके अपने बच्चे तो एसीज में सोएं, उनके अपने बच्चे तो लग्जरी वाली ज़िंदगी गुजारें और हमारे बच्चे इस तरह से डंकी लगाते हुए एक अच्छे मुस्तकबिल की चाह में मारे जाएं। अगर आप लोग अच्छा मुस्तकबिल अपनी कौम के बच्चों को नहीं दे सकते तो आप इस पानी में डूब कर मर जाइए जिसे चुल्लू भर पानी कहा जाता है। उम्मीद है ये बात ज़्यादा तब्दीली ना ला सके, लेकिन आपके अंदर डंकी और डंकी के अमल के शऊर के बारे में लाजमी तब्दीली लाएगी। कोशिश कीजिए कि किसी अपने को इतना मजबूर ना कीजिए कि वो मौत के सफ़र को अपने गले लगा ले। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो और जिन लोगों के अपने प्यारे छिन गए, अल्लाह ताला उन्हें सब्र अता करे। वमा अलैना इल्लल बलाग।